तो देखो, सरफेस एक्ट वी कंप्लीटेड वाइंडिंग अप एज पर कंपनीज एक्ट, क्योंकि वाइंडिंग अप हमारा कंप्लीट हो चुका है एज पर कंपनीज एक्ट, तो तुरंत आईबीसी के तहत, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत जो लिक्विडेशन होता है, वो लिक्विडेशन का पार्ट अगर हम कंप्लीट करें तो इट लुक्स मोर सिंपल। ध्यान रखना, ये सीक्वेंस आपको भूलना नहीं है, क्योंकि क्या होता है व्हेन यू रीड फ्रॉम चैप्टर नंबर 14 टू 26 यू गो इन दैट सीक्वेंस, बट चैप्टर नंबर 24 एंड 25 आप चैप्टर नंबर 26 के साथ कंप्लीट करो। शुरुआत सरफेस से करने के बाद 26 किया और 24 25 अभी हमें कंप्लीट करना है। चैप्टर नंबर 24 का नाम क्या है? लिक्विडेशन ऑन और आफ्टर फेलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। जैसे मैंने शुरू में कहा था, मैं अगेन कह रहा हूं, हो सकता है जो स्टूडेंट पहली बार सीआरआई पढ़ रहा है उसको ये लगे भाई एकदम ये कैसे आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूं ये जिसने एक बार पढ़ा है उसी के काम का है। ये लिक्विडेशन ऑन और आफ्टर फेलिंग ऑफ रेजोल्यूशन प्लान जो है आपको समझना है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आईबीसी के तहत जिस कंपनी के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था, CIRP कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसके तहत जो रेजोल्यूशन प्लान बनाया गया था, वो रेजोल्यूशन प्लान जब फेल हो जाता है, उस रेजोल्यूशन प्लान के फेल होने के बाद यह रेजोल्यूशन प्लान हम कह सकते हैं दिए हुए समय में रेजोल्यूशन प्लान जो सबमिट करना चाहिए था वो सबमिट ही नहीं किया गया। मैं क्या कह रहा हूं, जो टाइम लिमिट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज ने इस चैप्टर के तहत दिया था वो रेजोल्यूशन प्लान को सबमिट करने के लिए वो सबमिट किया ही नहीं गया उस दिए हुए टाइम लिमिट में, तो कंपलसरी लिक्विडेशन में जाएगी। यह रेजोल्यूशन प्लान जो सबमिट किया था वो रेजोल्यूशन प्लान क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया? रिजेक्ट। यह रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया क्रेडिटर्स के मीटिंग में, उस रेजोल्यूशन प्लान को कंफर्मेशन ले, उससे पहले क्रेडिटर्स ने मीटिंग कॉल करके 66% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स वोटेड इन फेवर ऑफ द लिक्विडेशन। मैंने 3 रीजन बताया अभी तक। पहला रीजन क्या बताया? एक तो रेजोल्यूशन प्लान को दिए हुए समय में सबमिट ही नहीं किया, जो भी मैक्सिमम टाइम लिमिट अलाउड किया था ट्रिब्यूनल ने, नंबर 1। नंबर 2, रेजोल्यूशन प्लान सबमिट हुआ बट रेजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट किया गया। नंबर 3, रेजोल्यूशन प्लान का कंफर्मेशन आए उससे पहले, ट्रिब्यूनल क्रेडिटर्स की मीटिंग में कंफर्मेशन हो उससे पहले क्रेडिटर्स ने मीटिंग कॉल करके उस रेजोल्यूशन कंपनी को लिक्विडेशन के लिए कंपनी को लिक्विडेशन प्रोसेस के लिए कंफर्मेशन दे दिया, जिसमें 66% ऑफ द क्रेडिटर्स ने फेवर में वोट किया। नंबर 3। नंबर 4, जो कॉर्पोरेट डेटर था जिसका रेजोल्यूशन हो रहा था, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जिसका हो रहा था, जो कंपनी थी, उस कंपनी ने वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो थे रेजोल्यूशन प्लान के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो वायलेट किए। जब कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशंस वायलेट किए उस केस में अगेन क्या होगा? कंपनी का कंपल्सरी लिक्विडेशन होगा। इसलिए वो जो हेडिंग दिया ना, लिक्विडेशन ऑन आफ्टर फेलिंग ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, ऑन आफ्टर फेलिंग में 4 बातें, और जो 4th पॉइंट है, कंपनी ने टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान क्या किए? वायलेट किए। उस केस में कंपनी का कंपल्सरी लिक्विडेशन होगा। ये चैप्टर का नाम है कंपल्सरी लिक्विडेशन, चैप्टर नंबर 24। और चैप्टर नंबर 25 जो है ना वो वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी है। मैं आपको बता रहा हूं, चैप्टर नंबर 25 के वक्त आपको एक ऐसा हिडन क्वेश्चन में बताऊंगा जिसको लेकर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। हम इंडिविजुअली चैप्टर्स पढ़ते हैं, बट व्हेन यू रीड बोथ द चैप्टर्स टुगेदर यू फाइंड सम न्यू क्वेश्चन ओवर देयर, विल सी इट। बट यस, जो सेक्शन 33 दिया इस चैप्टर में, पहले इस चैप्टर के लिए आप ऊपर लिखो वहां पर, दिस चैप्टर सेक्शन नंबर 24, चैप्टर नंबर 24 इज पार्ट 2 का चैप्टर 3 है, जिसमें सेक्शन 33 से लेके 54 तक के प्रोविजंस है। पार्ट 2 इन आईबीसी इज फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ कॉर्पोरेट पर्सन एंड पार्ट 3 इज फॉर इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये लिक्विडेशन में हम स्पेसिफिकली सिर्फ कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, और यहां पर उन्होंने जो सेक्शन 33 का हेडिंग दिया है, इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन, उसका क्वेश्चन दिया व्हेन लिक्विडेशन कैन बी ऑर्डर। लिक्विडेशन इस केस में, इस चैप्टर में कब ऑर्डर होगा? तो नंबर 1, रेजोल्यूशन प्लान मिला ही नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। इस चैप्टर में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? अगर कंपनी है तो एनसीएलटी है और एनसीएलएटी है, और अगर इंडिविजुअल्स है तो डीआरटी और डीआरएटी है। तो यहां पर कंपनी है तो डेफिनेटली एनसीएलटी है। उनको रेजोल्यूशन प्लान मिला ही नहीं, किधर? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ
इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड और मैक्सिमम पीरियड परमिटेड, या फिर वो एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी ने और रेजोल्यूशन प्लान क्या किया, रिजेक्ट किया। देखो मेन टर्म्स में मार्क करो, या वहां पे ऐड करना पॉइंट नंबर 3 में, वेयर बिफोर कंफर्मेशन, उधर ऐड करना कंफर्मेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, कंफर्मेशन ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान, रेजोल्यूशन प्लान को कंफर्म मिले इन दी रेजोल्यूशन प्लान, कॉमा द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स रिजॉल्व टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर बाय नॉट लेस देन 66, कर रहा हूं उधर 66% ऑफ द वोटिंग शेयर। कितना मतलब यहां पे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रिजॉल्व किया। एंड नंबर 4 वायलेट्स द टर्म्स ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान। ऐसे केस में जब कंपनी वायलेट करेगी तो जो भी एग्रीड पर्सन है वो एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अप्लाई करेगा, और एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी उस केस में ऑर्डर पास करेगा अंडर 33 टू लिक्विडेट द कंपनी। सब लोग है क्या भाई मेरे साथ? इंपॉर्टेंट आई से इस चैप्टर में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिक्विडेशन कब ऑर्डर होगा। फिर उसमें जो नीचे दिया नोट नंबर 1, उन्होंने कहा है उसमें, पढ़ो मेरे साथ, when a liquidation order has been passed, no suit or liquidation proceeding shall be instituted by or against the corporate debtor except any suit instituted by liquidator on behalf of the corporate debtor with prior approval of adjudicating authority। देखो ये हमने वाइंडिंग अप में भी पढ़ा, इसलिए ये तुरंत सिमिलर, काफी पॉइंट्स इस चैप्टर के प्रोविजन सिमिलर मिलने वाले आपको। ये कहता है लिक्विडेशन का ऑर्डर आने के बाद आप कंपनी के खिलाफ कोई फ्रेश सूट कंपनी फाइल नहीं कर सकती है और कंपनी के खिलाफ भी फाइल नहीं हो सकता है। अगर कंपनी को कोई सूट फाइल करना है तो उस केस में ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी फाइल करना है लिक्विडेटर को, तो लिक्विडेटर को पहले किसका अप्रूवल लेना है? एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी का लेना है। ध्यान रखना ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर है, कंपनी के खिलाफ तो होता ही नहीं है। अगर कंपनी को किसी पर करना है कब होता है? फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड के तहत इन्वेस्टिगेशन करना है, फ्रॉड के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करनी है, तो उसके लिए क्या करना है? उस एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी को डेफिनेटली लिक्विडेटर को एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी का परमिशन लेना। ये नोट नंबर 1 दिया है। और नोट नंबर 2 दिया है, जब भी इस तरह का लिक्विडेशन का ऑर्डर आता है अब अंडरलाइन करना, डीम्ड टू बी ए नोटिस ऑफ डिस्चार्ज टू द ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज एंड वर्कमैन ऑफ द कॉर्पोरेटर एक्सेप्ट व्हेन बिजनेस इज कंफर्म्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूड, कंफर्म कर रहा, इट इज बिजनेस इज कंटिन्यूड। अगर बिजनेस लिक्विडेशन के दौरान कंटिन्यूड है तो ऑफिसर्स एम्प्लॉयज की नौकरी बनी रहेगी, बट अगर बिजनेस डिसकंटिन्यूड है तो उनकी सबकी नौकरी चली जाएगी और उनको उसके लिए कोई कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफिस बोलो मिलता है क्या? कॉम्पेंसेशन फॉर लॉस ऑफिस नहीं मिलता, बट बिजनेस कंटिन्यूड है, दे कैन कंटिन्यू ऑफिस। दैट नोट नंबर 1 and 2 इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पज। इंपॉर्टेंट उसमें सिर्फ ये था कि अगर कंपनी के बिहाफ पे कोई सूट फाइल करना है तो एड जुडिकेटिंग अथॉरिटी का परमिशन लगेगा। क्लियर है? सेक्शन 33 क्या था? कौन वो क्या कर सकता है? लिक्विडेटर लिक्विडेशन का एक्शन ले सकता है, कंपल्सरी लिक्विडेशन। सेक्शन 34 का हेडिंग पढ़ो, व्हाट इज द हेडिंग? अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, कॉमा फीस टू बी पेड, कॉमा कर रहा हूं से, कॉमा फीस टू बी पेड। भाई हम सबको पता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस में जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था, उसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को लिक्विडेटर कहते हुए अपॉइंट कर सकते हैं। और अगर उसको लिक्विडेटर कहते हुए अपॉइंट करना है, सिर्फ एक नया पॉइंट उन्होंने दिया है, जब भी उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को लिक्विडेटर कहते हुए अपॉइंट करना है, उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से एक रिटर्न कंसेंट लेना है कि मैं क्या लिक्विडेटर बनने के लिए रेडी हूं। ये कंपनीज आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट 2018 ने दिया, इट गिव्स द रिटर्न कंसेंट ऑफ सच अपॉइंटमेंट टू द एए। मतलब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर प्रोवाइडेड ए रिटर्न कंसेंट इज अपॉइंटेड इज गिवन। हाँ डेफिनेटली जब रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा तो कंपनी के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो भी ऑफिसर्स है, जो भी मैनेजर्स है, उनके सारे पावर्स अब लिक्विडेटर को ट्रांसफर होंगे। तो वो कहते हैं ऑल द पावर्स है, ऑल द पावर्स करना, all the powers of BOD, KMP and partners shall cease to have effect and vest in the liquidator। मतलब इन सबको अब लिक्विडेटर की मदद करनी है। अरे बोलो भाई, ये पॉइंट नंबर 3 जो दिया ना उसमें उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। वो इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज अगर वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है, उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस किया जा सकता है अगर उस रेजोल्यूशन प्लान जो रेजोल्यूशन प्लान रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने सबमिट किया था ना,
और बोलो द रेजोल्यूशन प्लान वाज रिजेक्टेड, तो अगर रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हुआ है तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल विल नॉट बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर, इनफैक्ट विल बी रिप्लेस्ड। अरे बोलो भाई, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिकमेंडेशन आया, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, बोर्ड इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड का रिकमेंडेशन आईबीबीआई, या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने खुद अपना रिटर्न कंसेंट दिया, ऐसे केस में ही विल नॉट बी अपॉइंटेड एज लिक्विडेटर। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लिक्विडेटर कब अपॉइंट नहीं करेंगे? जो रेजोल्यूशन प्लान है वो रिजेक्ट हो गया, या बोर्ड का रिकमेंडेशन आया। बोर्ड का रिकमेंडेशन कब आएगा? जब उसके खिलाफ कोई पास्ट में कार्रवाई हुई होगी, या फिर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने खुद रिटर्न कंसेंट दिया कि उसका इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा, या उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या ही इज वन ऑफ द शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर, तो उस केस में उसका अपॉइंटमेंट नहीं होगा। सब लोग है क्या? दैट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। अगर उसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस करना है, कोई नया पर्सन अपॉइंट करना है लिक्विडेटर, तो उसको रेकमेंड कौन करेगा? बोर्ड रेकमेंड करेगा। बोर्ड के रिकमेंडेशन पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नए लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगा। नए लिक्विडेटर की जो फीस है वो कंपनी के स्टेट असेट पर, वैल्यू ऑफ द लिक्विडेशन स्टेट असेट्स पर बेस्ड है। फीस हमने देखा था ना, अपॉइंटमेंट एंड फीस, तो फीस किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द लिक्विडेशन स्टेट असेट्स व्हिच शैल बी पेड आउट। जितनी ज्यादा स्टेट उतनी ज्यादा फीस। इसलिए तो कहते हैं ना, आईबीसी इज अ न्यू एरिया ऑफ प्रैक्टिस फॉर कंपनी सेक्रेटरीज। व्हाई? जितनी ज्यादा सेट उतनी ज्यादा फीस। अरे बोलो भाई, सम अप सेक्शन 34, दो बातें इंपॉर्टेंट। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कैन बी कंटिन्यूड एज अ लिक्विडेटर प्रोवाइडेड ही गिव्स द कंसेंट इन राइटिंग। हालांकि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट लिक्विडेटर के अपॉइंट करने पर डायरेक्टर्स, मैनेजर, सबके पावर्स उसको वेस्ट हो जाएंगे और उनको उसे मदद करना पड़ेगा। हाँ, बट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को लिक्विडेटर कहते अपॉइंट नहीं किया जाएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा अगर वो रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गया था, बोर्ड का रिकमेंडेशन आया, या फिर उस केस में रेजोल्यूशन प्रोफेशनल खुद कंसेंट इन राइटिंग दिया। मतलब उसने जो फेल रिटर्न कंसेंट देना था ना, वो रिटर्न कंसेंट उसने दिया नहीं है, तो इन दैट केस उसको अपॉइंट नहीं किया जाएगा। हमने ऊपर जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत देखा है ना कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिटर्न कंसेंट देना, ही फेल्स टू गिव अ रिटर्न कंसेंट, उस केस में उसको लिक्विडेटर कहते हैं अपॉइंट नहीं करेंगे। क्लियर है? बढ़ू में आगे क्विकली, सब लोग आगे आ जाओ। जो सेक्शन 35 है उधर उधर तुरंत लिखो, सेक्शन 35 के उधर सब लोग। सेम एज सेक्शन 290 जो हमने अभी अभी देखा था ब्रेक से पहले, दैट इज पेज नंबर 92 ऑफ योर नोट्स। एक बार पेज नंबर 92 पर देखो क्या दिया। ये पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर है, तो पेज नंबर 92 पर क्या है? 91 92, पेज नंबर 91 शायद 91 92 बहुत क्या है? पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर। अरे बोलो, जो पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ कंपनी लिक्विडेटर है एंड पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर है, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये लिक्विडेटर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के तहत है, वो कंपनी एक्ट के तहत है, बाकी सब सेम है। वहां पर भी उस कंपनी लिक्विडेटर के पास कंपनी के डायरेक्टर्स का सारे पावर्स आ गए थे, तो कंपनी के वेब पे सारे क्या कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करना, कंपनी के वेब पे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑथेंटिकेट करना, कंपनी का बिजनेस कैरी आउट करना, वो सारे पावर्स उसके पास है। यहां पर सेम पावर्स एंड ड्यूटीज है, तो आई कैन से जस्ट वो लिखकर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया? पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। जैसे इंफॉर्मेशन कहते हैं ना, हमें पता है इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में इंफॉर्मेशन, एक तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास है, तो उन्होंने दिया है इंफॉर्मेशन में क्या है? एनी इंफॉर्मेशन फॉर एडमिशन एंड प्रूफ ऑफ क्लेम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिक्विडेशन स्टेट असेट्स। तीन तरह की इंफॉर्मेशन दी है। फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन एंड प्रूफ ऑफ क्लेम्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लिक्विडेशन स्टेट ऑफ द कॉर्पोरेटर कहां से होगा? एक तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से, क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम से, या फिर एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट है, या इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटीज, इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर सिक्योरिटीज एंड एसेट्स पोस्टेड एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एनी डाटाबेस मेंटेन बाय द बोर्ड, और ब्रह्मास्त्र इधर दिया, इट इज सो स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो मुझे मेरे हिसाब से उसमें डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। बढ़ू में आगे। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया है लिक्विडेशन स्टेट, उसे इंपॉर्टेंट मार्क करो। लिक्विडेशन स्टेट, उस लिक्विडेशन स्टेट में फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा एक करेक्शन है, ऊपर मेरे साथ पहले क्या दिया? लिक्विडेटर शैल फॉर्म एन स्टेट ऑफ असेट, स्टेट ऑफ असेट्स कॉल्ड द लिक्विडेशन स्टेट इन रिस्पेक्ट टू द कॉर्पोरेटर विच, 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 इन रिस्पेक्
ही की जगह लिक्विडेटर शैल होल्ड इन फिड्यूशरी कैपेसिटी, उसके आगे लिखना फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल क्रेडिटर्स। इस सेंटेंस का मतलब मुझे बोलो क्विकली, बोलो जो मैं लिख कर दिया है, जो पढ़ा है हमने पॉइंट, उसका मतलब जो भी क्या बना है, जो भी लिक्विडेशन स्टेट का रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया है, जो भी लिक्विडेशन स्टेट को उसने फॉर्म किया है, वो लिक्विडेशन स्टेट लिक्विडेटर विल होल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द क्रेडिटर्स इन हिज फिड्यूशरी कैपेसिटी, मतलब एज अ ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी ऑफ द क्रेडिटर्स ही विल होल्ड इट। और उस लिक्विडेशन स्टेट में क्या क्या आएगा? नंबर वन, एनी असेट्स और विच द कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनरशिप राइट्स, इंक्लूडिंग करो, इंक्लूडिंग शेयर्स इन सब्सिडरी, तो से असेट्स जहां पे ओनरशिप है या शेयर्स इन सब्सिडरी भी आता है, सो ओनरशिप राइट्स। द नंबर टू, मे और मे नॉट बी इन पोजीशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब जो उसने प्लेज किए, एग्जांपल देना, गिरवी रखा, एनकम्बर्ड, मॉर्गेज किया हुआ असेट है, जो कॉर्पोरेट डेटर था उसने कहीं पर मॉर्गेज किया था, वो मॉर्गेज किया हुआ असेट जो था वो अब लिक्विडेशन स्टेट में आ जाएगा। एसेट दैट मे और मे नॉट बी इन द पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, जिसमें क्या दिया, इंक्लूडिंग एनकम्बर्ड असेट्स। अरे बोलो भाई, अच्छा पहले में था ओनरशिप असेट्स, दूसरे में हम कहेंगे एनकम्बर्ड असेट्स, तीसरे में सारे टेंजिबल असेट्स, चौथे में सारे इनटेंजिबल असेट्स, सब लोग है क्या? पांचवें में जहां पर सिक्योर्ड क्रेडिटर हैज रिलिंक्विश्ड हिज सिक्योरिटी इंटरेस्ट, कोई असेट सिक्योर क्रेडिटर पे रखा था बट सिक्योर क्रेडिटर ने अपना उस असेट के ऊपर का अधिकार रिलिंक्विश किया हुआ है, वो असेट अगेन इसके कस्टडी में आएगा। एंड एनी अदर प्रॉपर्टी एट द कमेंसमेंट, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ऑल प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन एज एंड व्हेन दे आर रियलाइज्ड। ये प्रोसीड मतलब क्या? कैश, ये भी एसेट है ना, तो लिक्विडेशन स्टेट क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन आ सकता है। लिक्विडेशन स्टेट दिमाग में कैसे रखना है? ओनरशिप असेट्स, इनकम्बर्ड असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इनटेंजिबल असेट्स, उसके अलावा एनी अदर असेट्स, एनी अदर असेट्स विच हैव बीन रिलिंक्विश्ड बाय द सिक्योर क्रेडिटर। और बोलो ना, उसके अलावा एनी अदर असेट्स एट द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट एंड ऑल द प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन, ऑल द प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन। देन वो जो नीचे क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन को व्हाट शुडंट बी इंक्लूडेड इन द लिक्विडेशन स्टेट, उसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करो। नीचे दिया हुआ असेट लिक्विडेशन स्टेट में आएगा नहीं, और ये 5 तरह के असेट्स दिए। पहला असेट क्या दिया? असेट्स ओन्ड बाय थर्ड पार्टी एंड आर इन पोजीशन ऑफ द डेटर इंक्लूडिंग असेट्स हेल्ड इन ट्रस्ट, मतलब क्या? लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर, द कंपनी वाज अ ट्रस्टी, द कंपनी वाज अ बेली, इट वाज अ प्रोविडेंट फंड और पेंशन ग्रेच्युटी फंड, किसी और का है ना वो। अरे बोलो भाई, उस केस में कंपनी के कोई हायर परचेस एग्रीमेंट के तहत कंपनी हायरर है, या कोई असेट्स नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, सब लोग है क्या? इसके अलावा असेट्स हेल्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, तो कौन से असेट्स इंक्लूड नहीं होंगे? थर्ड पार्टी के असेट्स, थर्ड पार्टी ओन्ड असेट्स, नंबर 1। नंबर 2, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स, उधर लिखना प्रोवाइडर्स के उधर एरो करके, एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अरे बोलो, व्हाट इज कोलैटरल सिक्योरिटी? एडिशनल सिक्योरिटी। तो जिन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स के पास वो असेट है एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी और वो सेट ऑफ करा सकते हैं, तो वो असेट्स आप लिक्विडेशन स्टेट में इंक्लूड नहीं कर सकते। पर्सनल असेट्स ऑफ एनी शेयर होल्डर पार्टनर, assets of any Indian or foreign subsidiary of a corporate debtor। अरे बोलो, मतलब किसी भी सब्सिडी के assets and notified by the board such assets, वो ब्रह्मास्त्र है। तो मुझे बोलो नंबर 1 कौन से assets इंक्लूड होंगे? मैं कहूंगा पहले थर्ड पार्टी, करेक्ट। देन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के assets जो कोलेटरल सिक्योरिटी में दिए, देन पर्सनल assets, अरे बोलो, देन सब्सिडी के assets, कोई भी हो ना सब्सिडी के assets, एंड देन such other assets। कितने कैटेगरी के एसेट्स जो है? 5। क्या फॉर्म होगा क्या नहीं होगा? जब लिक्विडेशन स्टेट पर क्वेश्चन आएगा, यू टू राइट 2 एरोस, व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन, व्हाट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन लिक्विडेशन स्टेट। ये क्वेश्चन आ सकता है। बढ़ू में आगे,
अरे हाँ तो बोलो। सेक्शन 36 के बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 38 टू 40। व्हाट इज हेडिंग गिवन? हेडिंग पढ़ो उसका 38 टू 40। व्हाट इज हेडिंग? कंसोलिडेशन, फिर वेरिफिकेशन, फिर एडमिशन, फिर रिजेक्शन एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स। मतलब क्या है? जितने भी क्रेडिटर्स थे उन सबके क्रेडिटर्स के क्लेम, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, उन सबके क्रेडिटर्स के क्लेम जो रिसीव किए जाएंगे उनको कंसोलिडेट किया जाएगा विद इन लिक्विडेशन में चला गया ना। अब फाइनेंशियल क्रेडिटर हो या ऑपरेशनल क्रेडिटर हो, क्या फर्क पड़ता है? क्रेडिटर है, पैसा देना, तो सबके क्लेम्स क्या करो? कंसोलिडेट करो विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन। अरे बोलो। एंड क्लेम्स फाइल्ड जो है मे बी विड्रॉन बाय द क्रेडिटर और मॉडिफाइड विद इन 14 डेज ऑफ द सबमिशन। लिक्विडेटर उस क्लेम को वेरीफाई करेगा, उस क्लेम को वेरीफाई करने के बाद उसको एडमिट और रिजेक्ट करेगा और इसे कम्युनिकेट करेगा कि वो एडमिट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। जो भी क्लेम्स है जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया ने जैसे डिटरमाइन किया है वैसे उसको क्लेम्स को क्या करना है? इंक्लूड करना है, कंसोलिडेट करना है। हेडिंग ही सब कुछ है। जितने भी क्लेम्स है उन सबको कंसोलिडेट करना है विद इन 30 डेज ऑफ द कमेंस ऑफ लिक्विडेशन। दैट इज अ समरी। तो जो हेडिंग है ना उस हेडिंग के उधर सिर्फ लिखो विद इन 30 प्लस 7 प्लस 14 डेज। ऐसे क्यों लिखा? 30 के नीचे लिखना कंसोलिडेशन, देन 7 डेज के नीचे लिखना वेरीफाई क्लेम्स, 14 डेज के उधर लिखना अपील टू AA। मतलब कोई क्लेम नहीं किया है और क्रेडिटर का कहना है कि ये इंक्लूड होना चाहिए था, तो क्रेडिटर उसको 14 डेज के अंदर अपील में जा सकता है। हो गया ना? दैट इज 41। अरे बोलो भाई। इसके बाद अब इस चैप्टर में एक्सेप्ट लास्ट 2 सेक्शंस, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड इन वाइंडिंग अप। आप हेडिंग पढ़ो। नेक्स्ट हेडिंग क्या दिया? प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिलेवेंट टाइम। हमने फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस देखा ना, देखा ना फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, उधर लिखो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन उधर सेम एज सेक्शन 328 एंड 331 पेज 96। आप उस पेज में भी आप नीचे देखना, वहां पे एक फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस वर्ड दिया है पॉइंट नंबर 2 में, मिला है क्या? प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिलेवेंट टाइम। रिलेवेंट टाइम इसमें इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? रिलेवेंट टाइम। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, पहले रिलेवेंट टाइम क्या है आप वो देख लो नेक्स्ट पेज पर। रिलेवेंट टाइम किसे कहते हैं? बिकॉज ये अलग है। एक सेकंड, हमारे वाइंडिंग अप के अंदर रिलेवेंट टाइम क्या था? 6 महीने पहले का। यस और नो? यहां पे लिक्विडेशन कंपलसरी हो रहा है, उस केस में रिलेवेंट टाइम क्या है? द रिलेवेंट टाइम फॉर दिस पर्पज शैल बी, अगर वो रिलेटेड पार्टी है बट एम्प्लॉय को छोड़ के, अदर देन एम्प्लॉय, तो पिछले 2 सालों के ट्रांजैक्शंस होंगे, पिछले 2 सालों में किए हुए ट्रांजैक्शंस प्रेफरेंशियल माने जाएंगे। अरे बोलो। मतलब कंपनी का कोई डायरेक्टर, मैनेजर, KMP, कंपनी की कोई सब्सिडी, सिस्टर कंसर्न, जो रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन है कंपनी एक्ट में, रिलेटेड पार्टी की कैटेगरी में आता है, एम्प्लॉय को छोड़ के, तो उनको किए हुए ट्रांजैक्शन प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन माने जाएंगे। एंड पर्सन अदर देन रिलेटेड पार्टी है तो पिछले 1 साल के इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट के पिछले 1 साल के उस टाइम को रिलेवेंट टाइम माना जाएगा। और वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस है तो डेफिनेटली उन ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाएगा? सेट असाइड किया जाएगा। मतलब उन ट्रांजैक्शंस के तहत जो भी बेनिफिट मिला होगा वो सेट असाइड होगा। हमारे वाइंडिंग अप में पिछले 6 महीने का था, यहां पे सिर्फ याद रखना है 2 साल। इसलिए एग्जाम में आपको इसको लेके क्वेश्चन आ सकता है कि वाइंडिंग अप एज पर कंपनीज एक्ट के अंदर फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस एंड प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस अंडर लिक्विडेशन ऑफ IBC दोनों में क्या फर्क है? फर्क रिलेवेंट टाइम को लेकर है। वहां पे टाइम लिमिट 6 मंथ था, यहां पे 2 साल 1 साल है। अरे ये सुनो, अगर ये समझा है तो से उस सेक्शन 43 के फर्स्ट 2 पॉइंट जस्ट पढ़ लो, यू विल अंडरस्टैंड। सेम पॉइंट दिया कि नहीं? 338 340 में बोलो मुझे रिलेवेंट टाइम क्या समझ में आएगा? जब अच्छा पढ़ लो आप, मैं बताता हूं फिर।
क्लियर? सिर्फ आपको समझना है, यहां पर जब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दी है, डरने की जरूरत नहीं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब ट्रिब्यूनल ही है। हाँ सुन लो, वहां पे क्रेडिटर्स हुआ करते थे, यहां पे फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन तो फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर का होगा। इट इज वन एंड द सेम। एक चीज सिर्फ आपको जो देखनी है कि कौन से ट्रांजैक्शंस प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में नहीं आएंगे। तो रिलेवेंट टाइम के अलावा क्या देखना है इसमें? पॉइंट नंबर 3 जो है उसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, जो दिया है पॉइंट नंबर 3। बोलो क्या दिया हेडिंग उसका? और बोलो भाई, अ प्रेफरेंस शैल नॉट इंक्लूड द ट्रांसफर मेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, देन was registered with the information utility within 30 days, was made in pursuance of the order of court। ऐसा क्यों दिया है समझना आप। जितने भी रिलेटेड पार्टीज के ट्रांजैक्शन से पिछले 2 सालों में वो सारे प्रेफरेंशियल माने उन्होंने, तो रिलेटेड पार्टीज के साथ इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी ट्रांसफर हुआ होगा ना। रिलेटेड पार्टीज के साथ इन जो भी ट्रांसफर्स हुए वो अगर रजिस्टर किए गए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में, वो जो भी ट्रांसफर्स हुए अगर मान लो वो ऑर्डर ऑफ कोर्ट से हुआ है तो उनको प्रेफरेंशियल माना नहीं जाएगा। वरना हर रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन को प्रेफरेंशियल मान दिया तो इस केस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना मुश्किल ही हो जाएगा। अरे ये सुनो, तो व्हेन यू रीड दैट सेक्शन 43 प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिलेवेंट टाइम, आपको कहना है इसमें सर ने 2 बातें कही थी। एक, कौन सा ट्रांजैक्शन प्रेफरेंशियल नहीं है वो देखना है, एंड रिलेवेंट टाइम क्या वो देखना है। क्लियर है? बढ़ते आगे। हाँ अगेन हेडिंग पढ़ो, व्हाट इज द हेडिंग? और बोलो, ऑर्डर इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। ऑर्डर्स इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। अरे भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके थे, और अगेन इसको थोड़ा अलग ढंग से पढ़ते हैं। ऑर्डर्स इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, तो जिस व्यक्ति के पास कंपनी की कोई प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को रिटर्न बैक करने के लिए कहा जाएगा। जिस व्यक्ति के पास कंपनी का कोई ड्यूज बाकी होगा उस ड्यूज को कंपनी को पे करने के लिए कहा जाएगा। तो ये जो भी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस के तहत जिसके पास जो बेनिफिट मिला है वो बेनिफिट उसे लौटाने का ऑर्डर आएगा। तो ऑर्डर्स इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन, उसमें आप सीधा मार्क करो, पास ऑर्डर टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिक्वायर द पर्सन टू प्रेफरेंस इज ग्रांटेड टू पे बैक any gains he may have made as a result of such preference। और ऐसे कितने ऑर्डर्स है? 7 ऑर्डर्स है। नीचे 1 by 1 पहला ऑर्डर ए पढ़ो, कोई प्रॉपर्टी है तो उसे लौटा दो। अरे बोलो भाई। बी में प्रोसीड्स ऑफ सेल है तो वो लौटा दो। सी में डिस्चार्ज इन होल और पार्ट ऑफ अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएटेड है, चार्ज क्रिएटेड है वो लौटाओ, वो चार्ज को डिस्चार्ज किया जाएगा। डी में रिक्वायर एनी पर्सन टू पे बैक एनी सम इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। अरे बोलो। ई में कोई गारंटर है, डायरेक्ट एनी गारंटर हुज डेब्ट्स ओड टू एनी अदर पर्सन वर रिलीज्ड। एफ में डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑन एनी प्रॉपर्टी। अरे बोलो भाई, सब लोग है ना। एंड लास्ट जी में डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द एक्सटेंट टू विच फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेब्ट ऑफ एनी पर्सन वाज ड्यू ऑन द प्रॉपर्टी रिलीज्ड बाय गिविंग ऑफ द प्रेफरेंस। 1 by 1 मुझे बताओ फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट में क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है? प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट में तो लिखो पी, प्रॉपर्टी लौटाना है भाई। सेकंड में प्रोसीड्स मतलब क्या है भाई? पैसा। प्रोसीड्स ऑफ सेल है ना, तो मनी होगा। प्रोसीड्स ऑफ सेल तो आप लिखो उधर सेल प्रोसीड्स। सेकंड में क्या आएगा? सेल प्रोसीड्स। पहले में तो प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है तो प्रॉपर्टी का पैसा भाई, प्रॉपर्टी बेच दिया ना तो प्रॉपर्टी को अब लौटाना पॉसिबल नहीं तो प्रॉपर्टी का पैसा जाएगा। देन नंबर 3 बोलो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट। थर्ड में, फोर्थ में बेनिफिट, बेनिफिट रिसीव्ड। पर बोलो ना, लिख रहे हो कि नहीं? फिफ्थ में बोलो, गारंटर। क्योंकि गारंटर फिर से गारंटर बन जाएगा ना। जिस गारंटर के लिए, जिसके लिए आपने, हम कह सकते हैं जिस गारंटर ने जिसके लिए आपने गारंटी दी थी, अब उसके डेप्ट आपने पे किया है तो वो अभी उस अमाउंट के लिए फिर से आपका गारंटर बन जाएगा। अरे सुनो, द पर्सन क्या लिखा पढ़ो ना, डायरेक्ट एनी गारंटर हुज डेब्ट्स ओड टू एनी अदर पर्सन वर रिलीज्ड
और डिस्चार्ज टू बी अंडर अ न्यू डेप्ट ऑफ सच पर्सन। अरे बोलो भाई, सब लोग है ना। देन 6 में क्या दिया? तो 6 में क्या आएगा वर्ड? ना ना ना, प्रायोरिटी wholly or in part of giving of the preference, मतलब क्या? सॉरी, इट इज माई मिस्टेक, इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी आएगा, सिक्योरिटी को प्रायोरिटी मिलेगा। डायरेक्ट क्या लिखा है? डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑन एनी प्रॉपर्टी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ एनी फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेप्ट। सब लोग हैं? एंड लास्ट में जितना भी फाइनेंशियल ऑपरेशनल डेप्ट क्या था, जिसको प्रॉपर्टी देने से रिलीज किया गया था, वो फाइनेंशियल ऑपरेशनल डेप्ट फिर से डेप्ट बन जाएगा। मान लो किसी क्रेडिटर का 2 करोड़ देना था, उस क्रेडिटर को 2 करोड़ के बदले में कोई असेट दी गई थी 40 लाख की, तो अब उस क्रेडिटर का कोई डेटर था जिसका 2 करोड़ रुपए कंपनी को देना था। 2 करोड़ के बदले में जब कंपनी डेटर थी और उस क्रेडिटर को 2 करोड़ देना था, कंपनी ने उसको 40 लाख की असेट दी, तो अब क्रेडिटर कितने का बना? 1 करोड़ 60 लाख। तो जो 40 लाख के लिए उसका डेप्ट कम बना है, वो कम एसेट रिलीज करने के कारण बना है, तो 40 लाख से फिर से उसका डेप्ट बढ़ जाएगा। तो एक्सटेंड टू विच फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेप्ट ऑफ एनी पर्सन वाज ड्यू ऑन द प्रॉपर्टी रिलीज्ड बाय गिविंग ऑफ द प्रेफरेंस, तो उसको प्रेफरेंस देके 40 लाख की एसेट दी गई थी ना, तो 40 लाख से फिर से वो क्या बन जाएगा? कंपनी का। उतने अमाउंट के लिए उसको कंपनी का देना, मतलब वो क्रेडिटर जो था, पैसा मिला, उस क्रेडिटर को लौटाना है ना। देखो, कंपनी का क्रेडिटर जिसको 2 करोड़ देना था, उसको कंपनी ने 40 लाख की असेट दी है, तो उस वजह से उसको प्रेफरेंस दिया गया। वो असेट तो डेफिनेटली रिकवर की जाएगी, बट असेट को रिकवर करने के बाद जो 40 लाख उसको मिला था, वो 40 लाख उसे लौटाना है ना। तो उन्होंने दिया डायरेक्ट फॉर प्रोवाइडिंग द एक्सटेंट टू हिज फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डेप्ट ऑफ एनी पर्सन वाज ड्यू इन लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस ऑन प्रॉपर्टी रिलीज्ड बाय गिविंग ऑफ द प्रेफरेंस। सब लोग है क्या? उसमें प्लीज ध्यान रखना, ऑर्डर इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस में जो वर्ड्स दिए वो इंपॉर्टेंट है। और उसमें नीचे जो नोट नंबर 1 दिया ना, उसमें एक वर्ड है गुड फेथ। अगर किसी ने प्रॉपर्टी गुड फेथ में एक्वायर की है, तो उसे वो प्रॉपर्टी लौटाने की जरूरत नहीं। मार्क दैट इज इंपॉर्टेंट। गुड फेथ क्या है? कौन बोलेगा मुझे? यहां पर जैसे हमने उधर भी देखा था फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस में, अगर कोई क्रेडिटर है, उसने गुड फेथ में प्रॉपर्टी ली है, तो क्रेडिटर वापस देगा नहीं, वो डायरेक्टर देगा जिसने उसको प्रेफरेंस दिया था। यहां पर भी वो कहते हैं, पढ़ो, लाउडली पढ़ो, अ पर्सन हु एक्वायर्ड एनी प्रॉपर्टी और बेनिफिट फ्रॉम अ पर्सन अदर देन कॉर्पोरेट डेटर, इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी एक्वायर्ड इन गुड फेथ एंड वैल्यू, एंड इट शैल नॉट अफेक्ट हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी और इट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे बैक द सम ऑफ बेनिफिट टू द लिक्विडेटर। मतलब आपकी कंपनी ने जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, उसने वो प्रॉपर्टी किसी और को दे दी, तो अब वो प्रॉपर्टी लौटा नहीं सकते ना, तो उस व्यक्ति से वो प्रॉपर्टी लेना पॉसिबल नहीं है। अरे बोलो, बट उस केस में क्या दिया? सच पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। अगर उसके पास पता है कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी थी, तो उस केस में गुड फेथ माना नहीं जाएगा और उसे लौटानी पड़ेगी डायरेक्ट, और उस अमाउंट के लिए वो कंपनी का क्या बन जाएगा? गारंटर। उतने अमाउंट के लिए वो कंपनी का गारंटर बन जाएगा। जो हमारा पॉइंट नंबर ये था ना 7, गारंटर वाला पॉइंट के लिए, वो पॉइंट नंबर 7 का पॉइंट है वो, जिस एक्स लिमिटेड कंपनी लिक्विडेशन में गई, उन्होंने अपने क्रेडिटर ए को पैसा दिया, ए को प्रॉपर्टी, मान लो लिक्विडेशन में जाने से पहले ए को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी, ए ने वो प्रॉपर्टी आगे बी को ट्रांसफर कर दी, तो बी ने तो गुड फेथ में लिया था, तो बी ने अगर गुड फेथ में लिया है तो बी से वो प्रॉपर्टी रिकवर नहीं होगी, बट बी उस प्रॉपर्टी का जितना अमाउंट था उतने अमाउंट के लिए बी कंपनी का क्या बन जाएगा? गारंटर। और बी बाद में वो गारंटी का अमाउंट किससे रिकवर करे? ए से करे भाई, बी ए से करे, बट बी वो कंपनी से, कंपनी का गारंटर बन जाता है। ये 44 थोड़ा सा एज कंपेयर टू सेक्शन 338, 341 थोड़ा ज्यादा इन डिटेल है, तो आपको देखना है। सब लोग हैं ओके? तो इन सेक्शन 44 में क्या हुआ था? बेनिफिट्स प्रोवाइड किया गया था, प्रॉपर्टी प्रोवाइड किया था, बट सेक्शन 45 एग्जैक्टली उल्टा है। सेक्शन 45 का हेडिंग पढ़ो, क्या दिया? व्हाट इज हेडिंग ऑफ सेक्शन 45? अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शंस। यहां पे बेनिफिट नहीं है, अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन से। और सेक्शन 50 नेक्स्ट पेज पर क्या दिया हेडिंग? एक्सटॉर्शनेट
क्रेडिट ट्रांजैक्शन एट अ वेरी हाई प्राइस, एक तो अंडर वैल्यूड है या फिर एट अ वेरी हाई प्राइस है, दोनों को अवॉइड करना है। पहले अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं? अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस जो आर्म्स लेंथ प्राइस पर नहीं हुए, मार्केट प्राइस से कम प्राइस में हुए, उन ट्रांजैक्शंस को कितने रिलेवेंट टाइम के दौरान, पिछले 2 सालों में रिलेटेड पार्टीज के साथ जो भी ट्रांजैक्शंस हुए होंगे अंडर वैल्यूड, उनको अवॉइड किया जाएगा। या पिछले 2 सालों में एक्सॉर्बिटेंट प्राइस में, बहुत ज्यादा कीमत में हुए हैं, तो उनको भी अवॉइड किया जाएगा। तो सेक्शन 45 कहता है अवॉइडेंस ऑफ, उसका हेडिंग ही पढ़ लो सिर्फ, अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस, डेफिनेटली इसमें रिलेवेंट टाइम है। एंड सेक्शन 50 का हेडिंग क्या है? एक्सटॉर्शनेट लिखना, एग्जॉर्बिटेंट मतलब एट अ वेरी हाई प्राइस, एग्जॉर्बिटेंट ट्रांजैक्शन है, बहुत ज्यादा कीमत पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, उस केस में ये सब कब पॉसिबल होगा? जब रिलेटेड पार्टी है तभी ना। अरे बोलो भाई, सब लोग है ना 45 50 देखा ना, पक्का? देन 45 के नीचे आ जाओ, 46 का हेडिंग क्या दिया? व्हाट इज हेडिंग ऑफ सेक्शन 46? एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर्स इन केस ऑफ अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस। तो उस अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस में एक तो रिलेटेड पार्टी है, उसके अलावा किसी को गिफ्ट में दिया। अरे बोलो भाई, सब लोग है ना? तो उस केस में अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस के लिए अप्लाई कौन करेगा? क्रेडिटर अप्लाई करेगा। 48 का हेडिंग क्या नीचे फिर? ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस, मतलब लौटाने का ऑर्डर आएगा। अरे हेडिंग ही सब कुछ है भाई। अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करना है, उसको अवॉइड करने के लिए 46 में क्रेडिटर्स अप्लाई कर सकते हैं, 48 में क्रेडिट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके अंडर वैल्यूड ट्रांजैक्शन को रिटर्न बैक सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर जारी करेगा। एंड देन 49 में अगर जानबूझकर डेलिबरेटली ट्रांजैक्शंस को अंडर वैल्यू किया गया है, डेलिबरेटली कॉर्पोरेट डिटेल्स अंडर वैल्यूड, तो उस केस में भी उसको रिस्टोर करने के लिए कहा जाएगा। एक अनजाने में होता है, एक डेलिबरेटली होता है। दोनों ट्रांजैक्शन को सेट असाइड किया जाएगा, नोइंगली अननोइंगली, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, अगर वो अंडर वैल्यूड है तो। अरे समझ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये सब क्यों देख रहे हैं हम? 44, 45 एंड 50। 44, 45, 50 का क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या है? 44 क्यूमुलेटिव इफेक्ट तीनों का। ये जो भी सारे प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन माने जाएंगे ना, अगर ये प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस है तो इनके तहत जो भी असेट है, जो भी बेनिफिट है, जो भी कम प्राइस था या ज्यादा प्राइस था, वो उनसे रिकवर किया जाएगा लिक्विडेटर की तरफ से, और वो लेकर फिर सीक्वेंस में जो प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स है, क्या है प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स, उनको देना है ना। उनको देने के लिए सारी मशक्कत हो रही है। मतलब ये असेट रियलाइजेशन का प्रोसेस है। व्हाट इज दिस प्रोसेस नोन एज? असेट रियलाइजेशन प्रोसेस। अरे बोलो भाई। सो 1 मिनट दे रहा हूं, आप ये 44, 45 एंड 50 इन तीनों को क्यूमुलेटिवली पढ़ो। ध्यान रखना, इंडिविजुअली अलग लगता है, क्यूमुलेटिव पढ़ो अलॉन्ग विद द रिलेवेंट टाइम, यू विल फाइंड इट इजी। अगर इंडिविजुअली नहीं समझाए तो क्यूमुलेटिव पढ़ो रिलेवेंट टाइम के साथ। सब लोग है क्या? ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है रिलेटेड पार्टीज के हैं, तो पिछले 2 साल के सेट असाइड होंगे। अदर देन रिलेटेड पार्टीज है, फिर भले ही वो अदर देन रिलेटेड पार्टी उसको बेनिफिट मिला भी होगा, तो 1 साल के अंदर है वही सेट असाइड होंगे। 1 साल के पहले है वो सेट असाइड नहीं हो सकते, भले ही वो एक्सॉर्बिटेंट कीमत में हो या अंडर वैलिड हो। सब लोग है ना? बट यहां पर जितने भी हमने अभी डिस्कशन किया, इसमें वो ट्रांजैक्शंस हुए थे। कंपनी के बैलेंस शीट में सिक्योर्ड क्रेडिटर भी है। सिक्योर्ड क्रेडिटर को तो कोई एसेट सिक्योरिटी में रखा है। सब लोग है क्या? अब मैं जो नया पॉइंट बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। कंपनी के बैलेंस शीट में कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर है और उस सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास कोई एसेट सिक्योरिटी में रखी है, कंपनी लिक्विडेशन में गई है। अब वो लिक्विडेटर सिक्योर्ड क्रेडिटर को बोलता है, कंपनी हैज गॉन इन लिक्विडेशन कंपलसरी, तुम्हारे पास एसेट सिक्योरिटी में रखी है, बोलो तुम्हें क्या करना है? तुम वो एसेट हमारे पास जमा करना चाहते हो? तुम वो एसेट हमारे पास जमा करना चाहते हो या फिर तुम वो एसेट खुद रिकवर करोगे बेच के? अब वो सिक्योर क्रेडिटर के पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, वो जमा कर दे लिक्विडेटर के पास। अगर लिक्विडेटर के पास जमा कर देगा वो, तो लिक्विडेटर उस एसेट को बेच के सिक्योर क्रेडिटर को इन प्रायोरिटी में पे करेगा।
प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स में सबसे ऊपर क्लेम सिक्योर क्रेडिटर का आ जाएगा अलोंग विद द वर्कमैन ड्यूज। सब लोग ध्यान सुनना प्लीज। मैंने क्या कहा, सिक्योर क्रेडिटर ने जो असेट सिक्योरिटी में रखी थी वो खुद बेचने की जगह लिक्विडेटर के पास जमा कर दी, तो लिक्विडेटर अब उस असेट को बेच के इन प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स के अंदर सबसे ऊपर सिक्योर क्रेडिटर को रखेगा अलोंग विद द वर्कमैन ड्यूज। बट सिक्योर क्रेडिटर ने कहा नहीं भाई, मुझे तुम्हारे पास जमा नहीं करना है, तुम कब करोगे भरोसा नहीं, मैं खुद बेचता हूं। तो लिक्विडेटर बोलेगा ठीक है। फिर इस केस में जो भी हमारा लिक्विडेशन का कॉस्ट है, इस असेट को बेचने का जो भी इन प्रोपोर्शन कॉस्ट आएगा इस असेट के वैल्यू का, टोटल लिक्विडेशन कॉस्ट जो आएगा और टोटल वैल्यू जो है, उस वैल्यू में से इस असेट का जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट तुम जो बेचोगे असेट उसमें से पहले लेस होगा। लेस होने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसमें से अमाउंट तुम्हें मिलेगा। अच्छा, उसके बाद भी तुम्हारा कुछ अमाउंट बाकी है तो उसके लिए तुम क्रेडिटर बनोगे, बट तुम क्रेडिटर अनसिक्योर क्रेडिटर के नीचे बन जाओगे। You will be being a creditor of the company, but you will rank in priority or you will rank along with the government dues. Along with the government dues. Please understand. दोनों केस में सिक्योर क्रेडिटर का प्रायोरिटी ऑफ क्लेम में नाम आता है, बट पहले केस में अगर सिक्योर क्रेडिटर ने कुछ नहीं कहा, बोला लिक्विडेटर को तुम बेचो भाई, मुझे नहीं चाहिए, तो उस केस में सबसे ऊपर रहेगा सिक्योर क्रेडिटर। बट अगर उसने सेकंड केस में उसने खुद बेचा तो उस केस में वो रहेगा, बट वो गवर्नमेंट के ड्यूज के साथ आ जाएगा जो नीचे रहेगा। मतलब उस केस में गवर्नमेंट को ड्यूज तभी मिलते हैं गवर्नमेंट के जब अनसिक्योर क्रेडिटर का पेमेंट होता है। मतलब इस अमाउंट के लिए वो अनसिक्योर क्रेडिटर से भी कम है। कौन से अमाउंट के लिए? डेफिसिट अमाउंट के लिए। मैंने जो डिस्कस किया है, कुछ लोग मेरे पास आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं। सिक्योर क्रेडिटर, मैं अमाउंट एग्जांपल के फॉर्म में लिख रहा हूं। सिक्योर क्रेडिटर को जो 2 करोड़ की असेट थी, असेट की वैल्यू कितनी थी? 2 करोड़, और उसने जो लोन दिया था 1 करोड़, उस 1 करोड़ प्लस इंटरेस्ट मिला के हो गया था 1.8 CR। कितना हुआ था? 1.8 CR। अब सिक्योर क्रेडिटर को ऑप्शन दिया गया, ये असेट एक तो लिक्विडेटर को ट्रांसफर कर दो या खुद रियलाइज करो। लिक्विडेटर को अगर उसने ट्रांसफर कर दिया तो लिक्विडेटर उस 2 करोड़ की असेट को जब बेचेगा, बेच के जो 2 करोड़ आएगा उसमें लिक्विडेटर सबसे पहले प्रायोरिटी इन क्लेम में सबसे ऊपर लिक्विडेटर क्या करता है? वर्कमैन ड्यूज के साथ उस सिक्योर क्रेडिटर को सेम लेवल पे रखेगा, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रहेगा, प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स के पेमेंट में। ये ठीक है, बट उसने खुद बेचा और उसने असेट को बेचा, और असेट को बेचने से पहले, अच्छा असेट को बेच के 2 करोड़ आया, बट जो खर्चा था लिक्विडेशन का वो कुछ 19 लाख था। कितना था? 21 लाख था। उसको जो प्रोपोर्शनेट कॉस्ट पे करना था वो 21 लाख था, तो उसको कितना मिला? 1.79 CR मिला। तो उसको कितना अमाउंट नहीं मिला है? 1 लाख नहीं मिला है। इस 1 लाख के लिए जो अनपेड डेफिसिट अमाउंट है, ही विल रैंक इन प्रायोरिटी बट अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ड्यूज। मतलब अनसिक्योर क्रेडिटर के भी नीचे रहेगा वो। समझ रहा है क्या? ये पॉइंट उधर नोट्स में देखो, आपके पेज नंबर 82 पर दिया है। मिला है क्या? 82 है ना? सिक्योर क्रेडिटर इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, उसमें दिया है सिक्योर क्रेडिटर इन द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स हैज 2 ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, relinquish its security to the liquidation estate, receive proceeds from the sale of assets by liquidated estate। कैसे? उधर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय लिक्विडेटर, वहां पे आरो आएगा। बट अगर उसने रियलाइज किया उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, देन कॉस्ट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम सच रियलाइज्ड अमाउंट, सरप्लस रिटर्न टू द लिक्विडेटर, डेफिसिट पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स बाय लिक्विडेटर। मतलब दोनों केस में वो पार्टिसिपेट करेगा। अरे बोलो ना, ये जो एरो है ना, ही विल पार्टिसिपेट इन द डिस्ट्रीब्यूशन लिक्विडेशन एसेट ना। सिर्फ इसमें आप उधर लिखो रिसीव प्रोसीड के नीचे रेफर, अब लिखना वहां पे 2B पेज 83, और सेकंड इसमें लिखो रेफर 5B। क्या लिखोगे? 5B पेज 83। मैं तुरंत बोल रहा हूं, नेक्स्ट पेज पर आओ, 83 पर। पेज 2B क्या है? वो प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स है ना। प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स में 2B क्या है? 2A एंड 2B वर्कमैन ड्यूज है ना। अरे भाई, जब सारे असेट्स को रियलाइज करके पैसा अब आ गया है, ये
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का सेक्शन 53, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स या ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स, प्रायोरिटी ऑफ क्लेम्स। वो कैसे दिए जाएंगे? सबसे पहले लिक्विडेशन का कॉस्ट फुल पे किया जाएगा, उसके बाद वर्कमैन के ड्यूज, वर्कमैन के ड्यूज पिछले 24 महीनों के, सब लोग है क्या? साथ ही साथ 2B आपको पता है कौन सा है, जब सिक्योर क्रेडिटर ने दिया हुआ है रियलाइज करने के लिए। उसके बाद एम्प्लॉय के वेजेस पिछले 12 महीनों के, वर्कमैन अलग है, एम्प्लॉय अलग है। उसके बाद फाइनेंशियल डेब्ट्स किसके? अनसिक्योर क्रेडिटर के। उसके बाद गवर्नमेंट के ड्यूज है पिछले 2 सालों के, और गवर्नमेंट के ड्यूज के साथ साथ वो सिक्योर क्रेडिटर का अमाउंट जो अनपेड था, अगर उसने रियलाइज किया तो। समझ रहे हैं सबको? ये भूलना नहीं ये पॉइंट। एंड देन रिमेनिंग डेप्ट, इसके अलावा कोई और डेप्ट ड्यूज है, कोई प्रेफरेंस होल्डर्स का अमाउंट है, कोई इक्विटी होल्डर्स का अमाउंट है, और LLP है तो कोई पार्टनर्स का अमाउंट है। सब लोग हैं? नोट में दिया है द फीस पेबल टू द लिक्विडेटर शैल बी डिडक्टेड प्रोपोर्शनेटली फ्रॉम द प्रोसीड्स पेबल टू ईच क्लास ऑफ रेसिपिएंट्स। इसलिए तो कॉस्ट लेस हुआ था ना। अरे सिक्योर क्रेडिटर ने जब खुद रियलाइज किया था उसमें से कॉस्ट लेस हुआ था, तो लिक्विडेशन का कॉस्ट में लिक्विडेटर की फीस भी आएगी। तो जितना असेट का वैल्यू, टोटल वैल्यू 1 करोड़ है और उसको मान लो रियलाइज हुआ है 20 लाख, तो टोटल कॉस्ट का 20% उसे बेयर करना है। इट इज ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। इसको लेकर भी क्वेश्चन आता है कि अगर एक सिक्योर क्रेडिटर ने, क्योंकि खुद रियलाइज किया है, उसने लिक्विडेशन कॉस्ट देने से मना कर दिया, क्योंकि उसका कहना था बाकी एसेट्स आप बेच के आप वहां से पे करो, तो कहते हैं सिक्योर क्रेडिटर को भी उस केस में कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। टोटल वैल्यू जो आया उसमें उसने बेची हुई एसेट की वैल्यू भी ऐड होगी, और उस टोटल वैल्यू का प्रोपोर्शनेट उसे बेयर करना है। सब लोग है क्या? प्लीज सी दैट सेक्शन 52 एंड 53 कंबाइंड इफेक्ट दोनों का, 2B एंड 5B। पुराने एक्ट में, कंपनीज एक्ट 1956, ध्यान रखना, उसमें गवर्नमेंट के ड्यूज सबसे ऊपर होते थे, गवर्नमेंट के ड्यूज। अब गवर्नमेंट के ड्यूज सबसे नीचे है, मतलब जस्ट बिफोर द अदर डेप्ट्स। हाँ, वर्कमैन के ड्यूज और एम्प्लॉय के ड्यूज, ये दोनों में अंतर समझना है आपको। वर्कमैन जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, एम्प्लॉय जरूरी कि वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। एम्प्लॉय कैन बी वर्क इन द कॉर्पोरेट ऑफिस। टाटा स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में, टाटा स्टील जमशेदपुर के अंदर जो वहां पे जो वर्कमैन है, टाटा स्टील का कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई में है, तो मुंबई की कॉर्पोरेट ऑफिस में जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय वर्कमैन दोनों में फर्क है। गवर्नमेंट की ड्यूज, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्लियर? अब हो गया ना, सब क्लेम सेटल हो गया, तो अब क्या बचा है? लिक्विडेशन स्टार्ट हुआ तो डिसोल्यूशन होना है ना, तो डिसोल्यूशन का ऑर्डर नीचे दिया है 54 में, डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। उधर अब लिखना डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर में सेम एज सेक्शन 302 पेज 95, वहां पे भी डिसोल्यूशन था ना। पेज 95 में देखो क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी था बाय ट्रिब्यूनल। अरे ये सुनो, पेज 95 पे चेक करो, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी बाय ट्रिब्यूनल था, ये डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। इसलिए दोनों चैप्टर्स एक साथ पढ़ने के, समझ रहे क्या सबको? हो गया ना, दैट चैप्टर इज ओवर। उसमें क्या दिया? जस्ट डिसोल्यूशन जो है, वंस द असेट्स हैव बीन कंप्लीटली लिक्विडेटेड, द लिक्विडेटर शैल मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिंग अथॉरिटी फॉर डिसोल्यूशन, दे शैल पास एन ऑर्डर दैट इट शैल बी डिसॉल्व्ड। उसकी कॉपी ऑफ ऑर्डर शैल बी फॉरवर्ड टू ROC विद इन 7 days। वहां पे भी 7 days में फाइल करना था। कौन फाइल करता था? लिक्विडेटर। लिक्विडेटर फाइल करेगा ना। बोलो, इस चैप्टर में आई से आप पहले वो सेक्शंस मार्क कर लो जो इंपॉर्टेंट, सेक्शन 52, 53 जिसको लेकर क्वेश्चंस आते हैं। 52, 53 के अलावा आई से सेक्शन 33, इफ यू आस्क मी द इंपॉर्टेंट सेक्शंस 52, 53, 33, देन 36, बस आई से 36, yes, rest other are only for knowledge perspective. Okay, केस स्टडीज आना है तो 44 पर भी केस स्टडी आ सकती है। 44 का जो नोट दिया, नोट नीचे, नोट नंबर 1 एंड 2 सेक्शन 44 का, उसको लेकर केस स्टडी आ सकती है।